Hello everyone, my name is Bharat Tyagi, Faculty of Physics, PP Swani Center for Excellence. Okay, now we are going to discuss some important note points about रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल. जो भी हमने पूरा रदरफोर्ड मॉडल पढ़ा है उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ. दोज पॉइंट्स आर: फर्स्ट, द स्कैटरिंग इज प्रोपोर्शनल टू scattering is proportional to the target thickness. यानी जितना ज़्यादा थिक टारगेट होगा उतनी ज़्यादा स्कैटरिंग होगी. सेकेंड पॉइंट, द एल्फा पार्टिकल रिवर्स इट्स मोशन without ever actually touching the nucleus. ओके, ये मैं पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ. एल्फा पार्टिकल न्यूक्लियस को कभी टच नहीं कर सकता बिकॉज देन द डिस्टेंस बिटवीन देम विल बी ज़ीरो. एंड कूलम फोर्स के फॉर्मूले से मैं बताएं, डिस्टेंस ज़ीरो करने पर फोर्स इन्फिनिट हो जाएगा. दिस इज़ वाई इट इज़ नॉट पॉसिबल. हमेशा एक मिनिमम डिस्टेंस पर रहेगा वो, एंड दैट डिस्टेंस इज नोन एज डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच. एंड द इलेक्ट्रॉन्स revolve around the nucleus in different orbits circular orbits so that centripetal force is provided by electrostatic force of attraction given by Coulomb law of इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो हमें सेंट्रिपिटल फोर्स वहाँ पे मिलता है अट्रैक्टिव नेचर का. फोर्थ पॉइंट, almost all mass and total positive charge of the atom reside inside the nucleus. The tiny nucleus. Okay, fifth point, the size of atom is about 10 to the power 4 times the size of nucleus. Size of atom is about 10 to the power 4 times the size of nucleus. Size of nucleus. Radius of atom is about 10 to the power minus 10 meter, whereas radius of nucleus is in the range of Fermi, 10 to the power minus 14 to 10 to the power minus 15 meter. Sixth point, nuclear collision is considered to be perfectly elastic. Perfectly elastic and obey the law of conservation of energy. Conservation of energy slash momentum slash angular momentum. सारी चीज़ें ये कंजर्व होती हैं जैसे हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. सेवेंथ, Rutherford's model is unstable due to loss of energy
loss of energy in the form of electromagnetic radiation. Radiation emitted by orbiting electrons. इस फैक्ट के ये ड्रॉबैक है रदरफोर्ड के मॉडल का, जो इस मॉडल को फेल करता है। इसके बारे में थोड़ा और डिटेल में पढ़ेंगे। जो नेक्स्ट मॉडल है नील्स बोर का, उसके मॉडल में इसको दोबारा हम पढ़ेंगे। अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड्स मॉडल, atom should emit continuous radiation of all frequencies which is against the practical observed spectrum, which is a line spectrum. ओके, ये भी 7th पार्ट का ही एक्सटेंशन है, यानी ये भी ड्रॉबैक है रदरफोर्ड के मॉडल का। रदरफोर्ड का मॉडल सजेस्ट करता है कि हमें कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम मिलेगा एटम से, लेकिन हमें एक्चुअली में प्रैक्टिकली वो मिलता नहीं है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक। यहाँ पे ये रदरफोर्ड्स मॉडल का पूरा टॉपिक फिनिश हो गया है। नेक्स्ट टॉपिक इज़ इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट्स। ये भी रदरफोर्ड के मॉडल से कनेक्टेड है, इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट्स, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट्स के बारे में रदरफोर्ड मॉडल नहीं बताया। तो बेसिक क्या है इसका, एज वी नो रदरफोर्ड अज्यूम्ड एटम टू बी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल स्फीयर हैविंग अ न्यूक्लियस एट द सेंटर। तो रफली ऐसा ये न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज्ड and electrons which are negatively charged are revolving around the nucleus। ऐसा रदरफोर्ड ने मॉडल दिया है। न्यूक्लियस सेंटर पे है, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस इन डिफरेंट ऑर्बिट्स, ये बताया गया है ऑर्बिट उसमें मॉडल में। द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूक्लियस प्रोवाइड्स द सेंट्रीपिटल फोर्स। इन दोनों के बीच में अट्रैक्टिव नेचर का फोर्स है विच इज़ बीइंग अप्लाइड बाय कूलाम्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और वो हमें यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करा रहा है विच इज़ रिक्वायर्ड टू एनी रिवॉल्विंग ऑब्जेक्ट। सो फॉर स्टेबल ऑर्बिट्स ऑफ हाइड्रोजन एटम द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन शुड बी इक्वल्स टू द सेंट्रीपिटल फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन शुड बी इक्वल्स टू centripetal force for stable hydrogen atom। हाइड्रोजन एटम की स्टेबिलिटी के लिए से अप्लाई कर रहे हैं। सो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला हमें पता है ऑलरेडी, 1/4πε0 होता है। एंड यहाँ पे Q1 Q2 चार्ज आएगा अपॉन डिस्टेंस रेडियस जो भी है, एंड सेंट्रीपिटल फोर्स इज mv²/r। नाउ अगर ये हाइड्रोजन एटम है तो Q1 एंड Q2 बोथ विल बी इलेक्ट्रॉन का चार्ज फॉर हाइड्रोजन एटम। साइन लेने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज हमने बैलेंस कर दिया है साइन को ऑलरेडी कंसिडर करके, यानी अट्रैक्टिव नेचर बेसिकली। तो ये हो जाएगा 1/4πε0 इंटू E यानी E²/r² इक्वल्स टू mv²/r। यहाँ पे मास जो है वो भी इलेक्ट्रॉन के लिए, क्योंकि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं। मास इज ऑफ इलेक्ट्रॉन, नॉट न्यूक्लियस और प्रोटॉन। यहाँ से R अगर हम निकालना चाहें तो ये आएगा E²/4πε0 mv²। ये यहाँ से रेडियस निकल के आएगी न्यूक्लियर ऑर्बिट की, इलेक्ट्रॉन की ऑर्बिट की अराउंड द न्यूक्लियस बाय रदरफोर्ड्स प्रिंसिपल फॉर हाइड्रोजन एटम ऑफ कोर्स। अगर हम काइनेटिक एनर्जी लेना चाहें ऑफ इलेक्ट्रॉन, इट शुड बी 12 mv², और
यहाँ से एम वी स्क्वायर हम निकाल सकते हैं, ये आएगा ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर, तो ये हो गया ई स्क्वायर अपॉन 8 पाई एप्सिलॉन नॉट आर. सो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ई स्क्वायर अपॉन 8 पाई एप्सिलॉन नॉट आर. बस यही याद रखना है, ये हाइड्रोजन के लिए है और रदरफोर्ड के मॉडल से है. ठीक है, रेडियस और वेलोसिटी का रिलेशन आ गया, काइनेटिक एनर्जी आ गई. नेक्स्ट वी मे बी आस्क्ड अबाउट पोटेंशियल एनर्जी. सो द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी U इक्वल्स टू इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला लगेगा. इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी इज, और क्योंकि अट्रैक्टिव है तो नेगेटिव आएगी, -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू ई स्क्वायर अपॉन आर. सो इलेक्ट्रॉन की पोटेंशियल एनर्जी इज ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, नेगेटिव में. ओके, नेक्स्ट अब टोटल एनर्जी यहाँ से निकाल सकते हैं हम. टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट, तो टोटल एनर्जी इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी. तो टोटल एनर्जी सपोज ई सिंबल है इसका, तो ये इलेक्ट्रॉन के लिए आ जाएगी. काइनेटिक एनर्जी हमारे पास आई थी ई स्क्वायर अपॉन 8 पाई एप्सिलॉन नॉट आर एंड पोटेंशियल एनर्जी इज ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, नेगेटिव में. सो दिस एनर्जी विल बी माइनस ई स्क्वायर अपॉन 8 पाई एप्सिलॉन नॉट आर. ये टोटल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन आएगी इन द ऑर्बिट. ओके, यहाँ से वो एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन भी हमें दिख रहा है यहाँ से साफ साफ. दैट इज एनर्जी, टोटल एनर्जी इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड इज इक्वल्स टू पोटेंशियल एनर्जी अपॉन 2, पोटेंशियल एनर्जी अपॉन 2, करेक्ट, पोटेंशियल एनर्जी अपॉन 2, सॉरी 2 इंटू पोटेंशियल एनर्जी, 2 इंटू पोटेंशियल एनर्जी. ठीक है, नो पहले से ही लिखा था, पोटेंशियल एनर्जी अपॉन 2. ये एनर्जीज़ का रेशियो है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये काफ़ी क्वेश्चंस में डायरेक्टली हेल्प करेगा, तो इस रेशियो को याद रखना है. ओके, नाउ ये हमने ड्रॉबैक और इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट सी पूरा रदरफोर्ड का प्रिंसिपल हमने देख लिया, यहाँ पे मॉडल देख लिया है. लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट टॉपिक एंड नेक्स्ट मॉडल विच इज़ बोर्स मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम. बोर्स मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम. तो रदरफोर्ड के मॉडल की प्रॉब्लम क्या थी? मेन प्रॉब्लम ये है कि जो मॉडल है वो सिंपली ये है कि इलेक्ट्रॉन जो हैं न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करते हैं, यानी ये सोलर सिस्टम में जैसे प्लैनेट्स सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं वैसा ही मॉडल है. तो प्रॉब्लम ये दोनों में डिफरेंस ये है कि ग्रेविटेशनल मॉडल में जो सोलर सिस्टम का मॉडल है जिसमें प्लैनेट्स सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं, उस केस में दोनों के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है, वो बात ठीक है. लेकिन न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के मॉडल में प्रॉब्लम ये है कि वहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है. और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी का बेसिक हमें ये बताता है कि जब भी कोई चार्ज एक्सेलरेट करता है तो वहाँ से रेडिएशन रिलीज़ होती है, एनर्जी रिलीज़ होती है. ग्रेविटेशन में ऐसा कोई रूल नहीं है. तो ग्रेविटेशन में सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन प्लैनेट के ऊपर लग रही है लेकिन कोई एनर्जी रिलीज़ नहीं हो रही, वहाँ पे वर्क डन ज़ीरो है. वर्क डन ज़ीरो है बिकॉज कोई वहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी ऐसी नहीं है कि एक्सेलरेशन होगी तो रेडिएशन निकलनी चाहिए. लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी हमें ये बोलती है कि अगर चार्ज एक्सेलरेट करेगा तो रेडिएशन निकलेगी. अब न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन मॉडल में जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है अराउंड द न्यूक्लियस तो उस पर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन काम कर रही है. दैट एक्सेलरेशन विल कॉज द इलेक्ट्रॉन विच इज़ द चार्ज पार्टिकल टू रेडिएट सम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन यानी एनर्जी, यानी बेसिकली. और जैसे जैसे एनर्जी रिलीज़ होगी इलेक्ट्रॉन की, उसकी एनर्जी इलेक्ट्रॉन की कम होती जाएगी और वो इनर ऑर्बिट में आता जाएगा और फाइनली वो ऐसे रिलीज़ करके एनर्जी न्यूक्लियस से टकरा जाएगा एंड एटम विल नॉट बी स्टेबल. लेकिन ऐसा प्रैक्टिकली होता नहीं है, एटम्स आर स्टेबल, वी ऑलरेडी नो. अदर देन दैट एक और प्रॉब्लम है इसमें
कि जब इलेक्ट्रॉन ऐसे स्पाइरल करेगा, अगर ये न्यूक्लियस है एंड दिस इज़ द इलेक्ट्रॉन, सो इलेक्ट्रॉन्स वाइल रिवॉल्विंग विल रिलीज एनर्जी एंड स्पाइरल इनटू द न्यूक्लियस। बिल्कुल सिमेट्रिकल होगा, मैं थोड़ा सिमेट्रिकल नहीं बना पाया, लेकिन ये बिल्कुल सिमेट्रिकल है। तो जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन अंदर आता जाएगा वो डिफरेंट डिफरेंट फ्रिक्वेंसीज़ की एक कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम दिखाता जाएगा एनर्जी का। तो हम जब इसके स्पेक्ट्रम को बनाएंगे, एटम के एनर्जी स्पेक्ट्रम को बनाएंगे, तो हमें कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम मिलना चाहिए, बट हमें प्रैक्टिकली लाइन स्पेक्ट्रम मिलता है, कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम नहीं मिलता है। तो ये ड्रॉबैक्स हैं न्यूक्लियस के रदरफोर्ड के मॉडल के, जिसको बोर के मॉडल ने काउंटरेट किया था, उसको ठीक किया था। बोर के मॉडल में भी फिर फाइनली प्रॉब्लम थी, वो आगे जाके और मॉडल्स में करेक्ट हुई, लेकिन अभी हमें बोर मॉडल तक ही पढ़ना है। सो मैं पॉइंट्स में पहले प्रॉब्लम्स लिख देता हूँ रदरफोर्ड मॉडल की। प्रॉब्लम्स विद रदरफोर्ड्स मॉडल। So first problem, by Rutherford's model, electrons are revolving in circular orbits around nucleus. So there has to be some energy continuously radiating from the electrons with continuously decreasing frequency, because we know by the classical theory of electromagnetic radiation that whenever a charge accelerates, it emits EM radiation and hence loses energy. And in this case, electrons are experiencing centripetal acceleration since they are moving in circular orbits. So by this point, electron should decrease, या वो क्या बोल सकते हैं इसमें, इलेक्ट्रॉन शुड एक्सपीरियंस a continuous decrease in its energy and spiral into smaller and smaller orbits and finally fall into the nucleus. So hence the atoms should be unstable. Which is not the case in practical life.
ओके, फर्स्ट पॉइंट ये है कंटिन्यूस एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन का। सेकंड प्रॉब्लम इसी से रिलेटेड है, क्योंकि एटम जब स्पाइरल करेगा इनटू द न्यूक्लियस, तो वो कंटिन्यूसली अपनी एनर्जी डिक्रीज़ करेगा, तो वहाँ से जो EM रेडिएशन निकलेगी वो सारी फ्रिक्वेंसीज की निकलेगी और कंटिन्यूस एनर्जी स्पेक्ट्रम शो करना चाहिए उसे। सिंस द इलेक्ट्रॉन इज spiraling into the nucleus, it should emit continuous energy of all the frequencies, so the energy spectrum of atom should be continuous, which is against our observations, which shows us line spectrum for atom, of atom। तो हमें एटम से लाइन स्पेक्ट्रम मिलता है, विच इज़ शोइंग दैट सारी फ्रिक्वेंसीज रिलीज़ नहीं होती हैं, पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसीज रिलीज़ होती हैं एटम से, एंड दैट इज़ अगेंस्ट द रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ ऑर्बिटिंग इलेक्ट्रॉन्स। तो ये मेन प्रॉब्लम्स हैं रदरफोर्ड की मॉडल की। इसको काउंटरेट करने के लिए बोर ने अपना मॉडल दिया, एंड अब उसके बारे में बात करते हैं। बोर मॉडल के लिए, बोर मॉडल के मेन पॉइंट ये हैं, बोर combined classical and early quantum concepts and proposed a theory in the form of three postulates। सो बोर की थियरी को समझने के लिए हम 3 पोस्टुलेट हैं बोर की थियरी के, उनसे हमें एग्जैक्टली पता चल जाएगा दैट व्हाट बोर प्रपोज्ड इन दिस थियरी। सो फर्स्ट वन इज पोस्टुलेट 1। इन दिस बोर सजेस्टेड दैट an electron in an atom could revolve in certain stable orbits only, without emitting radiant energy, full stop। Each atom has certain definite stable orbits and electron can exist in these orbits and each possible orbit has definite total energy, full stop। These stable orbits are called stationary states of atom।
atom. ओके, दिस इज़ द पोस्टुलेट 1. मैं अभी सारे पोस्टुलेट्स को मिला के इसका कंक्लूजन जो है वो समझाऊंगा. पहले हम सारे पोस्टुलेट एक एक करके देख लेते हैं. पोस्टुलेट 2. इन दिस पोस्टुलेट Bohr suggested that an electron can revolve around the nucleus in an atom only in those stable orbits whose angular momentum is the integral multiple of h upon 2 pi, where h is Planck's constant. Therefore, angular momentum capital L of the orbiting electron is quantized. So this postulate is explaining the quantization of angular momentum of electrons in the orbit around in the atom. तो किसी भी nth ऑर्बिट के लिए एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन का फॉर्मूला होगा NH upon 2 pi, where n can be 1, 2, 3, any whole number. And here the number n is called principal quantum number, which is showing the number of orbit basically जिसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है. Now third is postulate 3. Postulate 3, and in postulate 3 Bohr said an electron can make a transition from its stable orbit to another stable orbit, another lower stable orbit by releasing a photon of energy equals to the energy difference of those orbit. And vice versa is also true. An electron can also jump from its stable orbit to a higher orbit by absorbing a photon whose energy is again equals to the energy difference between these two orbits. ओके, सो जो फोटोन रिलीज या एब्जॉर्ब होगा उसकी एनर्जी विल बी एच न्यू इक्वल्स टू ई फाइनल माइनस ई इनिशियल या ई इनिशियल माइनस ई फाइनल. नेगेटिव पॉजिटिव साइन हम ऑब्वियसली समझ सकते हैं बाय लॉजिक. अगर इलेक्ट्रॉन लोअर ऑर्बिट में जा रहा है तो फाइनल एनर्जी कम होगी यानी ये एनर्जी नेगेटिव आएगी. दैट मीन्स फोटोन इज रिलीजिंग एंड वाइस वर्सा में फोटोन इज एब्जॉर्बिंग, पॉजिटिव एनर्जी आएगी, उसका मीनिंग है. ओके, चलो इसको तीनों पोस्टुलेट जो यहाँ पे दिए हैं और
ये बोर के मॉडल ने इनको समझने की कोशिश करते हैं। सपोज ये हमारे पास ऑर्बिट्स हैं कुछ इलेक्ट्रॉन्स की, and this is the nucleus. Okay, so the Bohr's model is actually proposing the quantum nature of energy and momentum. एनर्जी का क्वांटम नेचर बोर के मॉडल से पहले ही कई पॉइंट्स में डिस्कस हो चुका है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में, बहुत सारी क्वांटम इफेक्ट में ये पहले ही प्रपोज हो चुका है, ठीक है। तो वो क्वांटम नेचर था, उसको यूज़ करके क्लासिकल थियरी के साथ मिला के, जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की क्लासिकल थियरी है, बोर ने ये मॉडल प्रपोज किया है। तो दिस मॉडल इज़ बेसिकली सजेस्टिंग दैट कि अगर हमारे पास इस ऑर्बिट में कोई इलेक्ट्रॉन है तो वो एक फोटोन को एब्जॉर्ब करके आगे वाली ऑर्बिट में जा सकता है, बट इट कैन नॉट बी एट एनी पॉइंट बिटवीन दिस ऑर्बिट्स। यहाँ पे वो किसी भी पॉइंट पे वो एग्जिस्ट इलेक्ट्रॉन नहीं कर सकता। इलेक्ट्रॉन कैन ओनली एग्जिस्ट इन 1 ऑर्बिट और 2 ऑर्बिट, बट इट कैन नॉट बी एनी वेयर इन बिटवीन द 1 and 2 ऑर्बिट। वो वहाँ पे प्रेजेंट हो ही नहीं सकता किसी भी मोमेंट पर। कहने का मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन 1 ऑर्बिट से गायब होके 2 ऑर्बिट में पहुंच जाएगा बाय एब्जॉर्बिंग अ फोटोन ऑफ एनर्जी h nu, which is equivalent to the energy difference between 2 orbit and 1 orbit. Similarly, अगर इलेक्ट्रॉन 2 ऑर्बिट से 1 ऑर्बिट में आता है, यानी लोअर ऑर्बिट में आता है, तो ये एनर्जी रिलीज़ करके आएगा। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विल रिलीज एनर्जी h nu in form of photon, and that energy will be equivalent to the energy difference between these 2 orbits. तो ये क्वांटम एंगुलर मोमेंटम और क्वांटम एनर्जी का जो प्रिंसिपल है उस पर बेस्ड है। इसमें अमेजिंग बात ये है कि जो ऑर्बिट्स के बीच का स्पेस होता है, इट इज़ परफेक्ट स्पेस, यानी यहाँ पे कुछ भी प्रेजेंट नहीं हो सकता। इलेक्ट्रॉन कैन नॉट बी इन दिस। ये ऐसा नहीं है कि यहाँ पे अगर अर्थ होती है, अगर हम अर्थ ले लें तो अर्थ को हमें सन से दूर लेके जाना है तो हम कंटिन्यूसली ऐसे लेके जा सकते हैं। अर्थ यहाँ पे भी प्रेजेंट हो सकती है, यहाँ पे भी हो सकती है, यहाँ पे भी हो सकती है। ऐसा यहाँ पे नहीं हो रहा है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन इज़ नॉट बिहेविंग लाइक दिस। इलेक्ट्रॉन इज़ जंपिंग, दैट इज़ वाई जंप वर्ड इज़ यूज्ड। इलेक्ट्रॉन 1 से 2 पे जंप किया है या 2 से 1 पे जंप किया है, वो इसका मतलब ये है कि वो 1 और 2 के बीच में कहीं भी पैर अपना नहीं रखा है, वो कहीं भी किसी भी मोमेंट ऑफ टाइम पे प्रेजेंट नहीं है। तो ये थोड़ा सोचने में थोड़ा शॉकिंग लगता है। दिस इज़ वाई क्वांटम मैकेनिक्स इज सो वियर्ड। ये हमारा इंट्यूटिव नेचर में, इंट्यूटिव नॉलेज से ये हमें समझ में नहीं आता, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ऐसे कोई भी चीज़ ऐसे गायब होकर दूसरी जगह पे ऐसे अपीयर कैसे हो सकती है, ये हमारा ब्रेन नहीं समझता है। लेकिन दिस मॉडल इज़ शोइंग एग्जैक्टली दिस। इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट से गायब होकर दूसरी ऑर्बिट में अपीयर हो जाता है। तो ये बेसिक कंसेप्ट है इस मॉडल का। और ये जो ऑर्बिट्स होती हैं यहाँ पे, ये स्टेबल ऑर्बिट्स हैं, यानी यहाँ पे इन ऑर्बिट्स में एनर्जी रेडिएशन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा एनर्जी रेडिएशन? क्योंकि एनर्जी रेडिएशन किसी भी कम वैल्यू का नहीं हो सकता। वो एक मिनिमम वैल्यू है, उससे कम पे नहीं हो सकता। यानी 2 और 1 के बीच में जो एनर्जी रेडिएशन है वो h nu से कम वैल्यू का नहीं हो सकता। लेकिन अगर हम रदरफोर्ड के प्रिंसिपल की बात करें तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से ऐसे स्पाइरल करके अंदर आना चाहिए। अगर वो स्पाइरल करेगा तो किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रॉन की एनर्जी इस पॉइंट के रिगार्डिंग होनी चाहिए, विच इज़ लेस देन h nu, एंड दैट इज़ नॉट पॉसिबल अकॉर्डिंग टू क्वांटम नेचर। सो इलेक्ट्रॉन स्टेबल रहेगा ऑर्बिट में, वो स्पाइरल नहीं करेगा। अगर उसके पास इनफ एनर्जी आएगी तो ही वो एक पर्टिकुलर ऑर्बिट से दूसरी ऑर्बिट में जा सकता है। उससे कम एनर्जी में वो ना तो एब्जॉर्प्शन करेगा एनर्जी का, ना रेडिएशन करेगा एनर्जी का। ओके, सो दिस इज़ द मीनिंग ऑफ ऑल द पोस्टुलेट्स ऑफ बोर्स मॉडल। ओके, नेक्स्ट इसी का सब टॉपिक है मैथमेटिकल एनालिसिस ऑफ बोर्स मॉडल। मैथमेटिकल एनालिसिस ऑफ बोर्स theory for hydrogen atom, for hydrogen or hydrogen like atom. ओके, ठीक है। तो यहाँ पर पहले हम रेडियस वगैरह इस सब का रिलेशन निकालेंगे। हमें ऑलरेडी पता है कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है यहाँ पे वो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करा रहा है, एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला यहाँ पे होगा। मैं हाइड्रोजन लाइक एटम लेता हूँ कोई,
हाइड्रोजन लाइक एटम है जिसका एटॉमिक नंबर है Z। एटॉमिक नंबर इज Z। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्टिव फोर्स का फॉर्मूला हो जाएगा 1/4πε0 इंटू ZeQ1 एंड Q2 इज इलेक्ट्रॉन विच इज़ E/r²। एंड FC का फॉर्मूला होगा mv²/r। r से स्क्वायर कैंसिल, यहाँ से r = आ गया ZE²/4πε0 mv², इक्वेशन नंबर 1। Now let's calculate the velocity of nth orbit. एक और चीज़, according to Bohr's principle, we also know that of quantization of angular momentum, we know that for nth orbit mvr is equals to nh/2 इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 से v की वैल्यू निकालते हैं और फर्स्ट में लगा देते हैं। दिस विल गिव अस द फॉर्मूला फॉर रेडियस। सो फॉर रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट, रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट, यहाँ से हम v की वैल्यू निकालेंगे, दैट विल बी nh/2 m इंटू r, एंड इसको हम प्लेस कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 में। सो r = हो जाएगा ZE²/4πε0 mv² इंटू, ठीक है, इन mv², हाँ सॉरी v² की वैल्यू लगानी है हमें यहाँ पे। तो ये हो जाएगा ZE²/4πε0 m, v² हो गया n²h², और जो अपॉन में वो ऊपर चला जाएगा 4π² m² r²। ठीक है, तो यहाँ से r से स्क्वायर कैंसिल, तो r = आ गया, और 4 से 4 कैंसिल, पाई से स्क्वायर कैंसिल। ठीक, ओके, तो r = आया m/0 n²h² डिवाइडेड बाय ZE² पाई अपॉन m², राइट। एक सेकेंड चेक कर लेते हैं इसे। ठीक है, ये आ जाएगा अपने पास। यहाँ से यहाँ पे क्या क्या कांस्टेंट है, m/0 h z e पाई, ये सारी चीज़ें कांस्टेंट हैं। एक सेकेंड, एम भी, हाँ, m से स्क्वायर भी कैंसिल आउट हो जाएगा। दीज ऑल आर कांस्टेंट्स एंड यूनिवर्सल कांस्टेंट्स। तो प्रोपोर्शनलिटी निकालेंगे हम, तो फाइनल फॉर्मूला तो आया ये। तो यहाँ पे वेरिएबल सिर्फ 2 चीज़ें हैं, n and z आर वेरिएबल। तो r की प्रोपोर्शनलिटी आएगी प्रोपोर्शनल टू n²/z। r इज प्रोपोर्शनल टू n²/z। और फॉर हाइड्रोजन z = 1, तो उसके लिए सिर्फ आएगा r, और क्योंकि nth ऑर्बिट के लिए निकाला हमने तो rn लिख देते हैं इसे, rn। सो rn प्रोपोर्शनल टू n² हाइड्रोजन के लिए। ये इंपॉर्टेंट है, ये सारे फॉर्मूले हमें याद करने हैं, सिर्फ जिसमें मैंने लिखा है इंपॉर्टेंट वही हमें याद करने हैं। ओके, बाकी सब जो बचेगा वो कांस्टेंट है, उसको हम r0 लिखेंगे, तो वो हमारे पास आएगा r0 = ε0 h² सॉरी नहीं e² पाई m, और इसकी वैल्यू सॉल्व करके आती है 0.53 एंगस्ट्रॉम के आसपास। एग्जैक्टली 0.529 है, हम 53 ले सकते हैं। सो 0.53 एंगस्ट्रॉम, तो rn का फॉर्मूला हो जाएगा 0.53 n²/z हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए, और हाइड्रोजन के लिए rn = 0.53 n² एंगस्ट्रॉम। ओके, तो सिंपली हम फॉर्मूला लिख सकते हैं rn = r0 n²/z
और आर एन इक्वल्स टू आर नॉट एन स्क्वायर. For hydrogen like atom, for hydrogen. Okay, next second रेडियस हमने निकाल दिया. अब वेलोसिटी निकालते हैं. स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट. तो इसके लिए जो हमने आर एन की वैल्यू निकाली है उसको हम प्लेस कर देंगे एम वी आर इक्वल्स टू एन एच अपॉन 2 पाई फॉर्मूले में. तो यहाँ से वी एन इक्वल्स टू आ जाएगा एन एच अपॉन एम 2 पाई इंटू आर एन, और ये हो गया यहाँ से एन एच अपॉन एम इंटू 2 पाई. आर एन की वैल्यू आई थी आर नॉट एन स्क्वायर अपॉन जेड, तो जेड ऊपर आ जाएगा, एन से स्क्वायर कैंसिल, तो वी एन इक्वल्स टू आ गया एच जेड डिवाइडेड बाय 2 पाई आर नॉट इंटू एम इंटू एन. ओके, सो यहाँ से बाकी सारी चीज़ें कॉन्स्टेंट्स हैं, प्रोपोर्शनलिटी बचेगी सिर्फ जेड अपॉन एन के लिए फॉर हाइड्रोजन लाइक एटम, एंड फॉर हाइड्रोजन इट विल बी ओनली 1 अपॉन एन. 1 अपॉन एन. ओके, नाउ जो बाकी कांस्टेंट है उसको हम वी नॉट बोलेंगे, एंड दोज आर एच अपॉन 2 पाई आर नॉट एम, और ये सॉल्व करके अपने पास आएगा 2.2 इंटू 10⁶ मीटर पर सेकेंड. दिस इज द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट ऑर्बिट, ऑफ हाइड्रोजन, एंड जो हमने आर नॉट निकाला था वो आया था 0.529 एंगस्ट्रॉम, एंड दैट वाज द रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ इलेक्ट्रॉन फॉर हाइड्रोजन. ओके, सो यहाँ से फॉर्मूला हमारे पास हो जाएगा वी एन इक्वल्स टू वी नॉट जेड अपॉन एन, या वी एन इक्वल्स टू वी नॉट अपॉन एन फॉर हाइड्रोजन लाइक एटम, and this is for hydrogen. Okay, next is energies of nth orbit. ठीक है, तो पहले हम निकालेंगे काइनेटिक एनर्जी. काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर. तो वी एन का फॉर्मूला हमारे पास आया था वी एन इक्वल्स टू वी नॉट जेड अपॉन एन, वी नॉट जेड अपॉन एन, तो वी नॉट स्क्वायर जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर. सो यहाँ से काइनेटिक एनर्जी की प्रोपोर्शनलिटी आ जाएगी जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर. और जो बाकी सारी वैल्यूज़ हैं उनको हम सॉल्व करेंगे यहाँ से, तो अपने पास आना चाहिए वो के नॉट उसको बोलते हैं. के नॉट की वैल्यू आएगी एम वी नॉट स्क्वायर अपॉन 2, एम की वैल्यू 9.1 इंटू 10⁻³ एंड वी नॉट आएगा यहाँ से सॉल्व करके वी नॉट हमने ऑलरेडी निकाला हुआ था 2.2 इंटू 10⁻6 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2. ओके, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास एक वैल्यू आ जाएगी, वो आप कैलकुलेट करके देखना क्या आता है होमवर्क में, एंड दैट विल बी द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट फॉर हाइड्रोजन. ओके, सो ये के एन के लिए आ गया. This is for hydrogen like atom, and
दिस इज़ फॉर हाइड्रोजन. नाउ लेट्स टॉक अबाउट पोटेंशियल एनर्जी. तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला लगेगा यहाँ पे, और वो नेगेटिव में होगी बिकॉज ऑब्वियसली अट्रैक्टिव फोर्स है. -1/4πε0 Q1 Q2, तो ये हो जाएगा ZE² अपॉन आर एन. तो आर एन की वैल्यू भी हमने ऑलरेडी निकाली हुई है. आर एन की वैल्यू हमारे पास आई थी R0 n² अपॉन जेड. सो यू एन यहाँ से आ गया -Z² अपॉन 4πε0 R0 n². That means proportionality is UN proportional to negative of Z² अपॉन n², नेगेटिव में बेसिकली. तो प्रोपोर्शनलिटी यहाँ पे भी सेम आ रही है जैसे काइनेटिक एनर्जी में आई थी, बस नेगेटिव होगा, ये डिफरेंस है. और लास्ट में इन दोनों को हम ऐड कर देंगे तो हमारे पास टोटल एनर्जी आ जाएगी. टोटल एनर्जी विल बी काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी. तो इसकी प्रोपोर्शनलिटी भी सेम आनी चाहिए क्योंकि काइनेटिक एनर्जी और टोटल पोटेंशियल एनर्जी की जो Z² n² के साथ प्रोपोर्शनलिटी वो सेम आई थी, तो ये भी सेम आएगा और ये भी नेगेटिव में आएगा क्योंकि बाउंडेड सिस्टम है. ओके, एक सेकेंड, यहाँ पे इसे प्लस ही लेते हैं, जो वैल्यू आएगी उसको नेगेटिव लगा देंगे. ओके, ये फॉर हाइड्रोजन एंड यू के लिए भी सेम. ठीक है, अब जो यहाँ पे कांस्टेंट्स हैं उनकी वैल्यू निकाल के देखते हैं. तो उनकी वैल्यू आप यहाँ से, मैंने लिखा हुआ है फॉर्मूला, सबकी वैल्यू यहाँ से निकाल के देखोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा. मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ. E0 की वैल्यू आती है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. एंड U0 की वैल्यू आती है इसका डबल, विच इज़ 27.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. एंड काइनेटिक एनर्जी आती है +13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. ये सारी वैल्यू सॉल्व करके आती हैं. दिस इज़ टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट ऑर्बिट फॉर हाइड्रोजन एटम. This is potential energy of electron in first orbit for hydrogen, and this is kinetic energy of electron in first orbit for hydrogen. ओके, तो यहाँ से भी वो रिलेशन सेम आ जाएगा जो हमने पिछले टॉपिक में पढ़ा था. दैट इज़ E इक्वल्स टू -K इक्वल्स टू पोटेंशियल एनर्जी डिवाइडेड बाय 2. ओके, तो ये हमने सारी चीज़ें यहाँ से निकाल दी हैं. नेक्स्ट इसके बाद हमसे पूछा जा सकता है टाइम पीरियड, ऑर्बिट का टाइम पीरियड. फोर्थ निकालते हैं, टाइम पीरियड ऑफ ऑर्बिट. ओके, तो इसके लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे T इक्वल्स टू 2πr/v. किसी भी सर्कुलर ऑर्बिट के लिए फॉर्मूला ये होता है वेलोसिटी और टाइम पीरियड का. तो यहाँ पे Tn, ये Rn, ये Vn. नाउ वी ऑलरेडी नो व्हाट आर द रिजल्ट फॉर Rn एंड Vn. तो ये हो जाएगा Tn 2π. Rn के लिए आया था हमारे पास R0 Z अपॉन n. R0 n² अपॉन जेड, R0 n² अपॉन जेड. और Vn के लिए आया था V0 Z अपॉन n, V0 Z अपॉन n. तो यहाँ से सॉल्व करके आएगा अपने पास 2π. R0 एंड V0 आर कॉन्स्टेंट्स. ये हो गया n³ डिवाइड बाय Z², n³ डिवाइड बाय Z². दैट मीन्स Tn प्रोपोर्शनल टू n³
डिवाइडेड बाय जेड स्क्वायर। ओके, और बाकी जो बचा है वहाँ से टी नॉट आ जाएगा। यहाँ से इसकी वैल्यू निकाल के देखना क्या आती है फाइनली। ये होगा टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन in first orbit of hydrogen. This is for hydrogen like atoms, and this is for hydrogen. ठीक है, इस टी नॉट की वैल्यू को निकाल के देखना, ये लगभग आनी चाहिए 1.51 इंटू 10⁻⁻16 सेकेंड के आसपास। ओके, ये टी टाइम पीरियड हो गया। लास्ट में हम निकाल सकते हैं ओमेगा, एंगुलर स्पीड का रिलेशन। एंगुलर स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन। सो उसके लिए बहुत सिंपल है, ओमेगा का टाइम पीरियड के साथ रिलेशन होता है एक डायरेक्ट, ओमेगा इक्वल्स टू 2 पाई अपॉन कैपिटल टी। सो कैपिटल टी हमने निकाला हुआ है, ये ओमेगा एन, ये टी एन के लिए हमने रिलेशन निकाला ऑलरेडी। टी एन इक्वल्स टू 2 पाई आर नॉट अपॉन वी नॉट, यानी टी नॉट एन क्यू अपॉन जेड स्क्वायर। तो ओमेगा एन की प्रोपोर्शनलिटी आ गई जेड स्क्वायर अपॉन एन क्यूब। और फॉर हाइड्रोजन ओके, बाकी ओमेगा नॉट यानी एंगुलर स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम, ये आएगा यहाँ से ओमेगा नॉट इक्वल्स टू 2 पाई अपॉन टी नॉट एन क्यू, सॉरी 2 पाई अपॉन टी नॉट, 2 पाई अपॉन टी नॉट। यहाँ से सॉल्व कर लेना ऐसे क्या आता है।